हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरूही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिफ्यूजन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं? डिफ्यूजन मॉडल्स जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा जनरेट कर सकते हैं। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफ्यूजन मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो पहले उसका बेसिक आइडिया समझते हैं, फिर उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो इमेज है, अगर ये हम इमेज डिफ्यूजन मॉडल को इनपुट देते हैं तो डिफ्यूजन मॉडल स्टेप बाय स्टेप, देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप उस पर नॉइज़ ऐड करी जा रहा है एंड फाइनली हमें वो ये वाली इमेज दे देगा जो कि क्या होगी, प्योर नॉइज़ होएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें मॉडल स्टेप बाय स्टेप उस पर नॉइज़ ऐड करता रहता है। आप देख रहे हो ये वाली जो इमेज है बिल्कुल क्लीन इमेज है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बट इसकी जो नेक्स्ट इमेज है इस पर थोड़ी सी नॉइज़ ऐड हो रखी है, फिर उसकी अगली वाली इमेज पे थोड़ी और ज़्यादा नॉइज़ ऐड हो गई। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम इमेज के ऊपर नॉइज़ ऐड करते रहते हैं जब तक कि आपको जो इमेज है वो प्योर नॉइज़ ना मिले, लाइक दिस। फिर मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल लर्न करता है कि ये जो नॉइज़ी इमेज है इसको वापस से क्लीन इमेज कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो रिवर्स प्रोसेस हो गया। जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन का काम था ना, उसका रिवर्स काम अभी हो रहा है कि नॉइज़ से हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि इमेज को वापस कैसे लाया जाए। और उसके लिए क्या किया जाता है, देखो इस वाले स्टेप में नॉइज़ थोड़ी कम है, इस वाले में और कम है, इस वाले में और कम है। यहाँ पे आपको बिल्कुल इमेज मिल गई है एक जो कि विदाउट नॉइज़ है, जो कि प्योर क्लीन इमेज है जैसी आपने मॉडल को इनपुट में दी थी। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो डिफ्यूजन मॉडल जो होते हैं ना, वो ये दो प्रोसेसेस पे काम करते हैं। ये दो मेन पार्ट्स हैं, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस एंड रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस। फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में हम इमेज को करप्ट कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप ताकि वो नॉइज़ बन जाए। रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में हम उस उल्टा काम कर रहे हैं, हम नॉइज़ से इमेज को दोबारा एक क्लीन इमेज बना रहे हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है अब हम वन बाय वन डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस से। सो फॉरवर्ड डिफ्यूजन स्टेप में क्या होता है ना, कि मैंने आपको क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। तो ये है स्टेप, कह लो आप इसको स्टेप 1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इमेज है जो हमारी, इसको हम x0 बोल सकते हैं। दिस x मीन्स इमेज एंड ये जो 0 मैंने लिखा है ना, ये है टाइम स्टेप। टाइम स्टेप कहने का मतलब सबसे पहले वाले स्टेप में जब टाइम स्टेप 0 था, उस टाइम पे हमारे पास ये इमेज थी जो कि क्या है, यहाँ पे हम, आप साथ में ये भी लिख दो, टाइम स्टेप 0। उस टाइम पे जो हमारे पास इमेज है टाइम स्टेप 0 पे, वो क्या है, ओरिजिनल इमेज है जो कि क्लीन इमेज है। फिर इस इमेज के ऊपर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, टाइम स्टेप 1। उस टाइम पे जो हमारी इमेज होगी वो होगी x1। x1 मतलब इमेज जिसके ऊपर हमने नॉइज़ ऐड की है टाइम स्टेप 1 पे, वो ये इमेज है। ठीक है, x1। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब सेम वही ऊपर वाली, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो ऊपर वाला ही है। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया, ये क्या थी, x0 थी, मतलब इमेज एट टाइम स्टेप 0। ये x1 थी, इमेज एट टाइम स्टेप 1। ये है इमेज टाइम स्टेप 2 पे। अब आप टाइम स्टेप 1 पे देख रहे हो कम नॉइज़ थी, फिर टाइम स्टेप, नेक्स्ट वाले टाइम स्टेप पे उस पर क्या हो गया, ज़्यादा नॉइज़ ऐड हो गई। ठीक है, अब अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ पे, अब देखो ये था x0, ये था x1, ये है x2, ये है x3। मतलब ये क्या है, टाइम स्टेप 3 पे आपके पास ऐसी इमेज है। तो आप एक चीज़ नोट करोगे, एवरी जो टाइम स्टेप होता है ना, सबसे लेटेस्ट वाला जो टाइम स्टेप होगा वो ज़्यादा नॉइजी होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी लेटेस्ट टाइम स्टेप होगा ना, लास्ट वाला टाइम स्टेप होगा, उसको हम xt लिखेंगे। xt मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि जो डिफ्यूजन मॉडल के पेपर्स हैं ना, उसमें जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन मॉडल, जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ये वाला फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस, इसकी जो लास्ट इमेज है ना, उसको उन्होंने XT लिखा हुआ है। मतलब फाइनल इमेज जो कि नॉइजी इमेज होगी, जो कि प्योर नॉइज़ होगी फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस की, वो XT है, ठीक है। एंड उसकी जो पिछली वाली इमेज है पेपर्स में, उसको लिखा है XT-1। ऑलराइट, तो हमेशा जो करंट टाइम स्टेप पे हम काम कर रहे हैं वो वाली इमेज क्या होएगी, XT, वो ज़्यादा नॉइजी होगी। एंड उसके पीछे वाली इमेज हमेशा XT-1 होएगी, जो कि लेस नॉइजी होएगी। ये बात समझ रहे हो आप? जब भी हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन में काम कर रहे हैं तो जो पिछली वाली इमेज होएगी ना, वो हमेशा लेस नॉइजियर होगी, क्योंकि हमारा काम ही क्या है कि हर स्टेप पे इमेज में और ज़्यादा नॉइज़ ऐड करते रहना। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो पिछली वाली इमेज होएगी, पुराने वाले टाइम स्टेप पे इमेज होएगी, वो हमेशा लेस नॉइजियर होगी, ठीक है। तो XT-1 मीन्स कम नॉइजी इमेज, XT मतलब जो सबसे ज़्यादा नॉइजी इमेज। ओके, ये दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना यहाँ से। अब हम दोबारा अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जब ये टाइम स्टेप 1 था, ये टाइम स्टेप 2 है, ये टाइम स्टेप 3 है एंड टाइम स्टेप 4 है। तो अभी जो हमारा सपोज करो जो मॉडल है अभी वो 4th वाले टाइम स्टेप पे है, जो उसका करंट टाइम स्टेप है वो 4th है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा नॉइजी इमेज कौन सी हुई? ये वाली हुई ना। ये क्या है हमारी XT, मतलब मोस्ट नॉइजीएस्ट इमेज। एंड उससे जो पहले वाली यानी कि T3 पे जो इमेज थी उसको हम सॉरी, इसको आप ऐसे ही लिख लो, T0, T1, T2, T3। ओके, सो जो ये वाली इमेज थी टाइम स्टेप 2 पे, वो क्या हुई, XT-1। तो जब हम इससे पहले वाले पे काम कर रहे थे, इस केस में यहाँ पे XT कौन सी हुई, जो इमेज टाइम स्टेप 2 पे है वो इमेज हमारी XT हुई, क्योंकि करंट वाली यही इमेज है। उससे पिछले वाली क्या हो गई, XT-1। तो इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो कि हम हर टाइम स्टेप पे जो इमेज होएगी वो XT होएगी और उसके पिछले वाली जो टाइम स्टेप की इमेज होएगी वो XT-1 होएगी। ओके, तो इस तरह से देखो, इस तरह से हर टाइम स्टेप के लिए यहाँ पे देखो हमारी इमेज नॉइजी हुई जा रही है एंड फाइनली हमें ये नॉइज़ मिल गई। अब मैं टाइम स्टेप्स की बात तो कर रही हूँ, बट कितने टाइम स्टेप्स, हमें ये कितनी बार प्रोसेस रिपीट करना है, मतलब कितनी बार नॉइज़ ऐड करनी है, उसके लिए क्या है, पेपर्स में ना जो इनिशियल पेपर्स थे डिफ्यूजन मॉडल के, उसमें ना उन्होंने टाइम स्टेप 1000 डिफाइन किया हुआ है। बाद वाले जो पेपर्स थे डिफ्यूजन मॉडल पे ना बहुत सारे पेपर्स आए हुए हैं, तो OpenAI ने भी निकाले हैं उसके ऊपर पेपर, ठीक है। बट जो पुराने वाले मॉडल्स थे उसमें जो टाइम स्टेप था वो 1000 था, बट जो लेटेस्ट पेपर्स हैं उनमें टाइम स्टेप्स कम हैं। पर आज हम वो नहीं डिटेल में डिस्कस कर रहे। आज हम क्या नोट कर रहे हैं कि जो पहले वाले जो कि इनिशियल पेपर्स थे डिफ्यूजन मॉडल के, उसमें टाइम स्टेप्स कितने थे, उसमें जो टाइम स्टेप दिए हुए थे ना वो 1000 थे। दैट मीन्स ये जो हम नॉइज़ ऐड कर रहे हैं ये 1000 टाइम्स ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाला टाइम स्टेप 0, X0 मीन्स इमेज एट टाइम स्टेप 0, X1 मीन्स इमेज एट टाइम स्टेप 1। इसी तरह से ये X2 हो गया, ये X3 हो गया, फिर लास्ट वाला जो होगा X999, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। अगर आपने ये 1 से स्टार्ट किया होता तो हम 1000 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पेपर्स के अकॉर्डिंगली उसमें उन्होंने टाइम स्टेप जो डिफाइन किया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो हमने 1000 टाइम इमेज के ऊपर नॉइज़ ऐड करी। अब हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो डिस्कस कर लिया, अब हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए ना आप ये देखो, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला है, फंक्शन है ये वाला। तो इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने क्या बताया, XT क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया। XT मीन्स द नॉइजी इमेज एंड XT-1 हमने क्या डिस्कस किया, लेस नॉइजी इमेज। मीन्स XT मतलब जो हमारा करंट टाइम स्टेप है उस पे जो हमें इमेज मिल रही है, XT-1 मतलब
करंट टाइम स्टेप से जो प्रीवियस वाला फ्रेम है, प्रीवियस वाली जो टाइम स्टेप पे इमेज है वो वाली इमेज। इतना क्लियर है? तो हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन फंक्शन में ये वाली जो लेस नॉइजियर इमेज है ये बनेगी उसकी इनपुट। फॉरवर्ड डिफ्यूजन फंक्शन में क्या होगा, x p-1 होगी इस फंक्शन की इनपुट एंड ये हमें आउटपुट क्या देगा, xt होगी इसकी आउटपुट। इतनी चीज़ क्लियर हुई गाइज? ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन फंक्शन में क्या करेंगे, ये फंक्शन को इनपुट देंगे और वो फंक्शन हमें ये आउटपुट देगा। आउटपुट क्या है, नॉइजी इमेज, एंड इनपुट क्या है, लेस नॉइजियर इमेज जो हमें उसके प्रीवियस टाइम स्टेप से मिली। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। अब ये वाला पार्ट तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये वाली अगर आप इमेज देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं तो ये टाइम स्टेप 1 की बात हो रही है। तो ये क्या है हमारा x, ये है हमारा x p-1, ये हमने इनपुट दी इसको और इसने हमें क्या आउटपुट दी, ये वाली आउटपुट दी इसने। क्या है ये, xt नॉइजियर इमेज। ये प्रीवियस टाइम स्टेप की इनपुट गई इसके पास और ये इसने आउटपुट दी। अब हम ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे नॉइज़ ऐड हो रही है उसके ऊपर, कितनी नॉइज़ ऐड हो रही है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें। तो फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है ना, नॉइज़ ऐड करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लिखते हैं, n0,1 मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम कुछ रैंडम नॉइज़ जनरेट करना चाहते हैं। वो रैंडम नॉइज़ 0 मीन है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। वो जो रैंडम नॉइज़ हम जनरेट करना चाहते हैं वो हम इसके बेसिस पे करना चाहते हैं, मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बेसिस पे हम कुछ रैंडम नॉइज़ जनरेट करना चाहते हैं। एंड ये वाला जो नोटेशन है वो मैंने यहाँ यूज़ की है, n इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली जो वैल्यू है ये है मीन, ये वाली जो वैल्यू है ये है वेरिएंस। इस मीन एंड इस वेरिएंस के बेसिस पे हम xt जनरेट करना चाहते हैं। xt क्या है, आउटपुट इमेज, जो कि क्या है, नॉइजी इमेज होगी। नॉइजी इमेज मतलब करंट टाइम स्टेप पे, करंट वाला जो हमारा टाइम स्टेप होगा उस पे जो इमेज हम जनरेट कर रहे हैं वो वाली इमेज, तो ये आउटपुट होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके ये मीन वैल्यू एंड ये वेरिएंस की वैल्यू यूज़ करके ये वाले मीन और ये वाले जो वेरिएंस है ना, इसकी वैल्यू को यूज़ करके जो हमें रैंडम नॉइज़ मिली वो हमने इमेज पे अप्लाई करी और हमें आउटपुट इमेज मिल गई उसकी, ये वाली इमेज, नॉइजी इमेज। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे xt-1 आपको पता है, इमेज फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टेप। हमें इसमें बीटा नहीं पता, व्हाट इज दिस बीटा टी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो टू बीटा को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, अब हम क्या पार्ट, सिर्फ हम अब के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। ओके, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में इस फॉर्मूला को। जब हम बीटा टी की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए जो हमें एड्रेस करने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस बीटा रिप्रेजेंट, हाउ दिस बीटा इज शेड्यूल्ड, इज द सेम अमाउंट ऑफ नॉइज वी हैव एडेड एट ईच टाइम स्टेप। ये सारी चीज़ें अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो जब हम बीटा की बात करते हैं ना, बीटा मतलब कितनी नॉइज आप ऐड करना चाहते हो हर टाइम स्टेप पे। हम अभी तक यही बात कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या है, नॉइज ऐड करनी है एट ईच टाइम स्टेप। इस पे कितना अमाउंट ऑफ नॉइज ऐड हुआ, यहाँ पे कितनी नॉइज ऐड करनी है, इस टाइम स्टेप पे कितनी नॉइज ऐड करनी है, ये जो है ये कंट्रोल करता है बीटा। ओके, बीटा क्या कंट्रोल करता है, बीटा कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ नॉइज।
ठीक है, एट ईच टाइम स्टेप दिस इज व्हाट बीटा डज। नाउ हमें पता चल गया बीटा क्या कंट्रोल करता है, नॉइज़ की कितनी नॉइज़ ऐड करनी है हर एक टाइम स्टेप पे। अब अगर आप यहाँ नोट करोगे ना, टाइम स्टेप 0 पे मैंने बीटा 0 लिखा हुआ और उसको कुछ वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बीटा एट 1000 टाइम स्टेप, ये वाली बीटा की वैल्यू लिखी हुई है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ नॉइज़। ये क्या है, इतनी नॉइज़ मुझे टाइम स्टेप 0 पे ऐड करनी है। इसी तरह से कुछ ना कुछ नॉइज़ हम हर टाइम स्टेप पे ऐड कर रहे हैं। बीटा 1 मीन्स नॉइज़ एट टाइम स्टेप 1, बीटा 2 मीन्स नॉइज़ एट टाइम स्टेप 2, ये बीटा 998 मीन्स नॉइज़ एट दिस टाइम स्टेप, बीटा 999 मीन्स लास्ट वाला जो टाइम स्टेप है उस पर हमने इतनी नॉइज़ ऐड करी। तो हर टाइम स्टेप पे कुछ ना कुछ नॉइज़ का ना वैल्यू होएगी जो हम ऐड करेंगे। अब वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.0001 यूज़ करी एंड लास्ट टाइम स्टेप पे बीटा की वैल्यू हमने कितनी यूज़ करी, 0.02। ये क्यों करी, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने क्यों यूज़ करी, क्योंकि ये वैल्यूज़ पेपर में डिफाइंड हैं, तो हमने पेपर के हिसाब से ही ये वैल्यू ली। पेपर में जो ऑथर्स हैं उन्होंने बोला कि जो कि टाइम स्टेप 1 होगा ना, उस पर आप इतनी नॉइज़ ऐड करो, और जो लास्ट टाइम स्टेप होता है उस पर इतनी नॉइज़ ऐड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नॉइज़ नहीं ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यूज़ तो हमने ले ली पेपर से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि x1 मतलब जो कि इमेज हमें टाइम स्टेप 1 पे मिली है जिस पे नॉइज़ ऐड हुई है, या इमेज जो कि टाइम स्टेप 2 पे है, या इमेज जो टाइम स्टेप 40 पे है, या इमेज जो टाइम स्टेप 56 पे है, 1000 टाइम स्टेप्स पे जितनी भी इमेजेस हैं उस पर कितनी कितनी नॉइज़ की वैल्यू हमें ऐड करनी है। क्योंकि गाइज ऑलवेज रिमेंबर, हर टाइम स्टेप पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ नॉइज़ ऐड हो रखा है, सेम वैल्यू नहीं है। देखो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दिखाई, फर्स्ट टाइम स्टेप पे तो बीटा की वैल्यू इतनी है, नॉइज़ की वैल्यू इतनी है, लास्ट वाले टाइम स्टेप पे इतनी है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है ना। इसी तरह से हर टाइम स्टेप पे हमारे पास नॉइज़ की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, अब वो कैसे पता चलेगा कि हर टाइम स्टेप पे कितनी नॉइज़ की वैल्यू होनी चाहिए, वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। वो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। क्या था सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ बीटा स्केड्यूल्ड। ये अंडरस्टैंड करना है हमें कि बीटा की वैल्यू कैसे अलग अलग है, वो समझ रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू हर टाइम स्टेप पे जो हमें डिफरेंट मिलेगी ना, वो इस फॉर्मूला से मिलेगी। बीटा स्टार्ट का मतलब बीटा की वैल्यू एट 0th टाइम स्टेप कितनी है, पेपर में कितनी डिफाइन हो रखी है, इतनी, तो ये हमें पता है। तो बी स्टार्ट मतलब जो जहाँ से फर्स्ट टाइम स्टेप पे जो हम बीटा की वैल्यू ले रहे हैं। बीटा एंड मतलब बीटा की वैल्यू जो सबसे लास्ट वाले टाइम स्टेप पे है, वो कितनी है पेपर में, 0.02। मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया ना, 0.02। ओके, एंड ये पता लग गया हमें, ये पता लग गया हमें, इन चीज़ों की वैल्यू पता है। अब ये टी मीन्स टाइम स्टेप कितने हैं हमारे पास, पेपर में कितना डिफाइंड है, 1000 है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता है, हमें सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू चेंज होगी हर बार, और हमें नॉइज़ की वैल्यू मिलती रहेगी हर टाइम स्टेप के लिए। अगर आप समझना चाहते हो मैं बताती हूँ। तो जब तो टाइम स्टेप 0 होगा उस टाइम पे ये टी की वैल्यू क्या होगी, 0। जब टाइम स्टेप 1 होगा उस टाइम पे ये टी की वैल्यू 1 होगी। जब ये टाइम स्टेप 2 पे हम काम करेंगे उस टाइम पे ये टी की वैल्यू 2 होगी। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी नॉइज़ की वैल्यू मिलती रहेगी। अब जब ये वैल्यू चेंज हो रही है हर टाइम, तो ऑब्वियसली ये जो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स सी, हम कुछ वैल्यूज़ का देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं। टाइम स्टेप 0, ठीक है, उस टाइम पे बीटा की वैल्यू कितनी है हमें पता है, 0.0001। फिर हम टाइम स्टेप 1 पे कितनी वैल्यू होगी बीटा की, वो देखेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। टाइम स्टेप 2 पे, जब टाइम स्टेप
2 है उस टाइम पे बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हम अभी देखेंगे। फिर टाइम स्टेप 5 पे लेट्स से बीटा की वैल्यू कितनी है। तो जी ये वाली वैल्यूज़ ना मैंने इस फॉर्मूला में लगा के ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ लिख रही हूँ। 0.0001196 ये वैल्यू मिली हमें। टाइम स्टेप 1 के लिए नॉइज़ की वैल्यू इतनी होगी। टाइम स्टेप 2 पे हमें कितनी नॉइज़ ऐड करनी है, हमें करनी है 0.001398 ऐड करनी है। एंड फिर थर्ड टाइम स्टेप, फोर्थ टाइम स्टेप होगा। फिफ्थ टाइम स्टेप के लिए हमें वैल्यू जो ऐड करनी है, फिफ्थ टाइम स्टेप के लिए हमें वैल्यू ऐड करनी है 0.00019995। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिली ना। नॉइज़ एट टाइम स्टेप 1 इतनी ऐड करी, नॉइज़ एट टाइम स्टेप इतनी ऐड, नॉइज़ एट टाइम स्टेप 2 ये है, नॉइज़ एट टाइम स्टेप 5 ऐसे है। इसी तरह से हमारे पास 1000 टाइम स्टेप्स हैं, तो हर एक टाइम स्टेप की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जो कि उसमें ऐड होएगी। ये क्या है, ये डिफरेंट वैल्यू क्या है, ये नॉइज़ है कि कितनी नॉइज़ ऐड करनी है उस इमेज के ऊपर। ठीक है, तो हमें हाउ बीटा स्केड्यूल से क्या पता चला कि कितना कितना अमाउंट ऑफ नॉइज़ हमें ऐड करनी है। एंड हमें ये भी पता चला कि नॉइज़ हर टाइम स्टेप पे डिफरेंट होती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज़ द सेम अमाउंट ऑफ नॉइज़ एडेड टू ईच स्टेप। तो ये तो अभी हमें क्लियर हो गया ना कि सेम नॉइज़ नहीं ऐड होती है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऐड होता है नॉइज़ का, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऐड होती है। तो हमें बीटा भी क्लियर हो गया। ओके, तो अब अगर हम इस फॉर्मूला पे दोबारा आए तो हमें पता है एक्स टी क्या है, इमेज एट करेंट टाइम स्टेप। ये क्या है, इमेज एट लास्ट टाइम स्टेप। इसके बेसिस पे, लेस नॉइजी इमेज के बेसिस पे हमने नॉइजी इमेज जनरेट करनी है। उसके लिए हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करी क्योंकि हमें नॉइज़ ऐड करनी है। एक्स टी मतलब ये आउटपुट होगी इसकी, ये क्या है, उसका मीन हो गया, ये वेरिएंस हो गया। इस मीन एंड वेरिएंस के बेसिस पे हमें ये मिलेगी, एक्स टी के ऊपर कितनी नॉइज़ ऐड करनी है वो मिलेगी और नॉइज़ ऐड हो जाएगी और हमें इमेज मिल जाएगी। बीटा हमें पता चल गया नॉइज़ होता है, अमाउंट ऑफ नॉइज़ की कितना अमाउंट कंट्रोल करता है ये अमाउंट ऑफ नॉइज़ हर इमेज के ऊपर, और बीटा की वैल्यू हर टाइम स्टेप के लिए डिफरेंट होगी। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये जो फॉर्मूला है ये है सिंगल टाइम स्टेप के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड डिफ्यूजन मॉडल का जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन में जो सिंगल टाइम स्टेप है ना उसके लिए ये फॉर्मूला है। और पेपर में कितना दिया हुआ है, इसको कितनी बार करना है हमें, 1000 टाइम स्टेप्स के लिए। मतलब आपको इस फॉर्मूला को अगर आप 1000 टाइम रन करो तो आपको इमेज मिल जाएगी एक्स टी क्या है, X999 जो कि फाइनल टाइम स्टेप होगा, XT होगा जो कि प्योर नॉइज़ होगी वो इमेज। मतलब अगर आप इस फॉर्मूला को जो कि हमने 1 टाइम स्टेप के लिए रन किया है, अगर आप इस फॉर्मूला को 1000 टाइम रन करो तो आपको XT मिल जाएगी जो कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का मेन टारगेट है, जो कि उसका आउटपुट है, राइट। बट आपको नहीं लगता इसको 1000 टाइम रन करना इज़ अ लेंदी प्रोसेस, वाई टू डू दैट, है ना। तो हम इस काम को ना एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस फॉर्मूला 1000 टाइम्स, हम इसको एक बार में ही काम कर सकते हैं। मतलब आप एक ही बार में ये फॉर्मूला रन करोगे जिससे कि आपको वो वाली आउटपुट इमेज मिल जाएगी जो 1000 टाइम स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आपको मिलती है प्योर नॉइज़। तो वो टास्क अब हम देखेंगे कैसे करना है। एंड उसके लिए ना हमें थोड़ी सी चीज़ें इस फॉर्मूला में चेंजेस करनी पड़ेंगी, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या सब है। तो आप अगर इस लाइन को देखो, अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस बीटा टी। बीटा हमें समझ आ गया, अमाउंट ऑफ नॉइज़ कंट्रोल कर रहे हैं जो हम। अल्फ़ा क्या है, अब अल्फ़ा टी मतलब अगर आपके पास प्रीवियस टाइम स्टेप से जो इमेज है, ठीक है, ये क्या है, इमेज जो कि पूरा पिछले वाले टाइम स्टेप पे है, इससे आपको इमेज एट करंट टाइम स्टेप बना रहे हो, तो ये जो प्रीवियस वाली इमेज थी ये कितना इंफॉर्मेशन या डेटा पिछली इमेज से यहाँ पे लेके आई,
चलो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम दोबारा यहाँ चलते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो x0 था जो x0, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन इमेज है, मतलब इस इमेज का जो इस इमेज के अंदर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी है इसके अंदर। बट यहाँ पे जब थोड़ी सी नॉइज़ ऐड करी तो इस इमेज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चले जाएगी, है ना, हम देख नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पर इस इमेज में से और कम हो गई इंफॉर्मेशन, ऐसे ही इंफॉर्मेशन कम हुई जा रही है ना। एंड जो लास्ट वाला xt है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी इस इमेज के अंदर, इस इमेज का जो एक्चुअल इमेज का जो डेटा था, जो डिटेल थी, जो इंफॉर्मेशन थी, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड अल्फा टी। अल्फा मीन्स कि हम इमेज की वो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इमेज का जो एक्चुअल डेटा है, वो कितना डेटा अगले टाइम स्टेप पे लेके जाना है। तो अभी तक तो हमने ये बोला था कि नॉइज़ ऐड कर दो, अब हम साथ में हर लेवल पे अल्फ़ा की वैल्यू भी कुछ देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू, ओके। ये अल्फ़ा 0 टाइम स्टेप, अल्फ़ा एट 1 टाइम स्टेप, अल्फ़ा एट 2 टाइम स्टेप, इसी तरह से अल्फ़ा एट 998 टाइम स्टेप एंड अल्फ़ा एट लास्ट टाइम स्टेप। तो अब इससे क्या कह रहे हैं हम कि नॉइज़ तो जितनी ऐड करनी है ठीक है, बट उसके साथ हम ये भी कंट्रोल करेंगे कि हर एक टाइम स्टेप से जब हम अगले टाइम स्टेप पे जा रहे हैं तो इमेज का कितना डेटा हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके। तो दैट इज़ व्हाट अल्फा इज़, वो चीज़ की बात अब हम कर रहे हैं। अल्फ़ा में क्या बताएगा, हम कितना डेटा रिटेन कर रहे हैं, कितना डेटा प्रिजर्व कर रहे हैं। जब पिछले टाइम स्टेप से हम अगले टाइम स्टेप पे इमेज बना रहे हैं, नॉइज़ ऐड हो गई है, तो उसके साथ साथ वो जो पुरानी वाली इमेज से कितना डेटा आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ उस इमेज का, उस इमेज के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई, ओके। दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा टी इज़। सो 1 माइनस बीटा टी, ठीक है। अल्फ़ा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बीटा टी। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सपोज करो आपके पास अल्फ़ा टी की जो वैल्यू है 0.9 है, ठीक है। इसका क्या मतलब, 90% जो इमेज की इंफॉर्मेशन थी वो हम रख रहे हैं। इमेज के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, 90% इंफॉर्मेशन पड़ी है। जब अल्फ़ा टी 0.9 है तब बीटा टी कितना होगा, 0.1। क्यों, अगर 90% इंफॉर्मेशन है, 90% जो इमेज के अंदर एक्चुअल डेटा है वो प्रिजर्व्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ 10% नॉइज़ ऐड हुई है। यही मतलब हुआ ना, तभी तो 10% डेटा हमें नहीं मिल रहा। अल्फ़ा टी की वैल्यू 0.9 तभी तो है ना, क्योंकि उसमें 10% नॉइज़ ऐड हो गई, तो 90% डेटा ही है जो हम प्रिजर्व करके रख सके, बाकी नहीं कर सके। तो हमेशा याद करना अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू ना डिपेंड करती है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हाई होगी तो बीटा की वैल्यू लो होगी, अगर बीटा की वैल्यू हाई होगी उसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू लो होगी। क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 80% है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन के अंदर 80% डेटा है एंड 20% नॉइज़ है। अगर बीटा की वैल्यू मान लो 70% है, इसका मतलब नॉइज़ इमेज के ऊपर, उस इमेज में 70% नॉइज़ है, इसलिए हमें एक्चुअल डेटा जो था उस इमेज का 30% ही है। समझ रहे हो? तो दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा रिप्रेजेंट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अपने फॉर्मूला में लगाएंगे, वो कैसे देखते हैं। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है आपको? ये पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला है फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का। अल्फ़ा टी मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कि कितनी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करेंगे पुराने टाइम स्टेप से जब अगले टाइम स्टेप पे आ रहे हैं, तो वो कितनी इमेज आगे, इमेज का कितना एक्चुअल डेटा आगे आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पार्ट अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी जब इसको यूज़ करेंगे। अब हम ये जो फॉर्मूला का ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
1 माइनस बीटा टी एक्स टी माइनस 1 एंड देन दिस। ये क्या है? इमेज फ्रॉम प्रीवियस टाइम स्टेप। एंड ये क्या है? नॉइज़। ये वाली क्या है? बीटा टी क्या है? नॉइज़ ऐड कर रहे हैं जो। ये क्या है? इमेज जो कि प्रीवियस टाइम स्टेप से आई है। एक्स टी माइनस 1 लिखा है ना, इमेज फ्रॉम प्रीवियस टाइम स्टेप। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये रैंडम गॉसियन नॉइज़ है और इसकी जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 पे लाई करेगी। मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये जो गॉसियन नॉइज़ हमें यहाँ पे मिलेगी वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए? विद द मीन वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा था 1 माइनस बीटा टी, 1 माइनस बीटा टी अल्फ़ा टी होता है, तो हम 1 माइनस बीटा टी की जगह अल्फ़ा टी लिख सकते हैं, वो लिख दिया। अब ये वाला जो बीटा टी है इसकी जगह मैंने 1 माइनस अल्फ़ा टी लिखा। इसका क्या मतलब? क्या हम इसको फ्लिप कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, बीटा टी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा टी, राइट? मैंने वही लिखा है, बीटा टी 1 माइनस अल्फ़ा टी, एंड ये तो एप्सिलॉन है ऊपर वाला ही है यहाँ पे। अब अल्फ़ा टी लिख दिया, ये हमने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लिया। अब गाइज रिमेंबर मैंने आपको क्या बोला था, इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस फॉर्मूला 1000 टाइम्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला सिर्फ एक टाइम स्टेप के लिए था फॉरवर्ड डिफ्यूजन मॉडल का, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का फॉर्मूला सिर्फ एक टाइम स्टेप के लिए था। मैंने आपको कहा था हमें इसको 1000 टाइम नहीं रन करेंगे, हम ये वाला काम एक ही लाइन में कर लेंगे, है ना? वो वाला काम बता रही हूँ अब मैं आपको। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा टी मिल गया। अब हमें क्या करना होता है ना, हमने अल्फ़ा टी क्यों यूज़ किया पहले उसकी बात करते हैं। देखो क्या करेंगे ना, हम अल्फ़ा एट 0 पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा एट 1 टाइम स्टेप मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा एट 2 टाइम स्टेप मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा एट 3 टाइम स्टेप, ऐसे ही करके अल्फ़ा एट 9 टाइम स्टेप। जब हम ये सारी अल्फ़ा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम एक ही बार में जो हमें x0 से लेके xt पे जो इमेज मिलनी थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रही हूँ कि आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखो t2 से लेके जो xt-2 है कैसे होता है। देखो एक मिनट, अब ना यहाँ पे जाते हैं, वापस इस इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाओ। ओके, मैंने आपको बोला था ये लास्ट वाली जो इमेज होती है क्या होती है? xt होती है। मैंने आपको यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, जो लास्ट वाली इमेज होती है वो क्या होती है? xt होती है। उसके पहले वाली इमेज जो होती है वो क्या होती है? xt-1। उसके पहले वाली इमेज क्या होगी? xt-2। उसके पहले वाली इमेज क्या होगी? xt-3। एंड जो सबसे पहले वाली इमेज होती है वो x0 होती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब अगर हम फॉर्मूला पे जाएं, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे चेन कर रही हूँ xt-2, t-1 एंड t। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि xt-2 से xt तक अगर मुझे आना है तो मैं ऐसे आऊँगी, है ना? मैं चेन कर रही हूँ अल्फाज को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे देखो xt-3, t-2, t-1 एंड t, यहाँ मैं 3 से t तक आ रही हूँ। ऐसे ही मुझे क्या करना है? ऐसे ही मुझे x999 से कहाँ तक आना है? xt तक आना है। तो उसके लिए मुझे ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला प्रोसेस। उसी का थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे दिखा रही थी कि अगर आपको 2 तक करना है तो कैसे करना है, 3 तक करना है तो कैसे ही करना है। ऐसे ही अगर 1000 टाइम करना है तो आप सोचो आपको ये कितना लिखना पड़ेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे t-3 तक लिखा है, आपको xt पूरे 1000 टाइम स्टेप्स के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लेंदी लाइन हो जाएगी ना, कितना लंबा इक्वेशन लिख सकते हो आप, तो बहुत लेंदी लाइन हो जाएगी। सो हमें ये वाली चीज़ यहाँ पे इतनी लेंदी ना लिखनी पड़े, इसके लिए हमने ये यूज़ किया है। यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ? क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ ऑल अल्फाज, ये वाला जो काम है,
सारे जो अल्फ़ा वैल्यूज़ है उनका क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, ताकि हमें ये इतना लंबा वाला काम ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी अल्फ़ाज़ की जो वैल्यू है x0 से लेके x999 तक, वो सारी अल्फ़ा की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और हमें यहाँ पे वो सारी अल्फ़ा वैल्यूज़ टुगेदर इकट्ठी मिल जाएंगी। तो वो किस में पड़ी है, सारी अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो सारे टाइम स्टेप्स की अल्फ़ाज़ की वैल्यू किस में पड़ी है, अल्फ़ा टी हैट में पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इस को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ये देखो अल्फ़ा टी हैट, तब ये सारी अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो ऐसे लिखी हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम लाइक दिस, हमने उसकी जगह पे अल्फ़ा हैट टी लिख दिया। तो हमारा देखो फॉर्मूला कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको रीराइट कर सकते हैं अपने वे में, जैसे हमने अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कोड स्टार्ट किया था ना। अब हम पूरा जब हमने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, अब हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। देखो वही लिखा है मैंने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, हमें x0 से मतलब क्लीन इमेज से नॉइजी इमेज बनानी है xt, ये इनपुट है फॉरवर्ड डिफ्यूजन की जो कि ओरिजिनल इमेज है, ये आउटपुट है फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस की जो कि नॉइजी इमेज है। इसको बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। xt विल बी द फाइनल इमेज, ये मीन वैल्यू होगी, ये उसकी वेरिएंस होगा। मीन ये पूरा पार्ट आपको अंडरस्टैंड मैंने बता ही दिया है, हमने पढ़ लिया है कैसे आया ये मीन वैल्यू, ये वेरिएंस कैसे आ रहा है वो भी हमने पढ़ लिया है। इन दोनों वैल्यू के बेसिस पे हमें कितनी नॉइज़ ऐड करनी है और हर इमेज में कितना डेटा प्रिजर्व करके रखना है वो चीज़ पता चल जाएगी, और उसके बेसिस पे हमें फाइनल इमेज मिल जाएगी, नॉइजी इमेज, जो कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का काम है। तो गाइस इस प्रोसेस को पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक चीज़ नोट करोगे कि हम यहाँ पे मॉडल को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम यहाँ पे कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं, कोई भी किसी भी तरह का एआई मॉडल नहीं यूज़ कर रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम लोग नॉइज़ ऐड कर रहे हैं हर टाइम स्टेप पे, एंड ये एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है। सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐड यूज़ कर रहे हैं, मीन एंड वेरिएंस के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी नॉइज़ ऐड करी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। अब हम रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस समझेंगे, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस इतना ही होता है। अब हम रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस समझेंगे। रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस क्या था, जब आपको फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस से xt मिल गया, प्योर नॉइज़ मिल गई, तो इस प्रोसेस को रिवर्स करना। अब हम ये जो नॉइज़ी इमेज है, मोस्ट नॉइज़ी जो इमेज है, ये इनपुट बनेगी किसकी इनपुट बनेगी, रिवर्स डिफ्यूजन मॉडल की, एंड वो स्टेप बाय स्टेप उसको डी नॉइज़ करता जाएगा। आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप नॉइज़ कम होती जा रही है, एंड फाइनली हमको बिल्कुल क्लीन इमेज मिल जाएगी। ये काम करना है अभी, तो लेट्स अंडरस्टैंड ये काम कैसे होगा। तो रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं। अब रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस का जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, वो ये है। इसकी इनपुट क्या बनेगी रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस की, xt, यानी कि नॉइजी इमेज जो कि प्योर नॉइज़ है, एंड ये आपको क्या आउटपुट देगा, ये वाली आउटपुट होगी xt-1, मतलब लेस नॉइजियर इमेज। यही काम करना है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप इमेज को लेस नॉइजियर बनाना है। तो आप ज़्यादा नॉइज़ वाली इमेज इसको दोगे और वो आपको आउटपुट में कम नॉइज़ वाली इमेज दे देगा। तो ये फंक्शन है रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस का। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सेम फॉर्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन xt-1। अब हमारी आउटपुट क्या होगी, xt-1 क्या है, लेस नॉइजियर इमेज। xt-1 क्या था, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, xt-1 क्या होता है, प्रीवियस टाइम स्टेप, प्रीवियस वाले जो टाइम स्टेप की इमेज है, तो वो। अब एक चीज़ नोट करोगे, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में यहाँ पे क्या आउटपुट थी, यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में,
xt, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉइजियर इमेज चाहिए थी स्टेप बाय स्टेप। अब रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में हम क्या लिख रहे हैं? रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में हम कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा नॉइज़ वाली इमेज जो है इसकी इनपुट बनेगी एंड हमें लेस नॉइज़ वाली इमेज जो है यहाँ से आउटपुट मिलेगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, लेस नॉइजियर इमेज हमारी आउटपुट होनी चाहिए। ये मीन है एंड ये वेरिएंस है। इस मीन एंड इस वेरिएंस के बेसिस पे, इस मीन एंड इस वेरिएंस के बेसिस पे हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करना है, लेस नॉइजियर इमेज बनानी है। ये चीज़ें डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, आप क्लियरली स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइज रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है ना, आप मॉडल को ट्रेन करोगे, पर हमारे मॉडल को हमने किसके लिए करना है? रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में हम मॉडल को ट्रेन तो करेंगे, पर किस काम के लिए ट्रेन करेंगे? हम मॉडल को ट्रेन करेंगे नॉइज़ प्रिडिक्ट करने के लिए। हमारा मॉडल क्या लर्न करेगा? हमारा मॉडल ये लर्न करेगा कि नॉइज़ कैसे प्रिडिक्ट की जाती है। वो हम क्यों कर रहे हैं? नॉइज़ प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने स्टेप बाय स्टेप नॉइज़ ऐड करी थी जब तक कि हमें फाइनल इमेज नहीं मिल गई, xt नहीं मिल गया जो कि प्योर नॉइज़ है। एंड रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस फॉरवर्ड डिफ्यूजन का उल्टा काम है, मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर में काम करना है। मतलब हम अपने मॉडल को ये सिखाएंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप नॉइज़ कैसे हटाए। अब अगर मॉडल ने स्टेप बाय स्टेप नॉइज़ हटानी है तो मॉडल को नॉइज़ प्रिडिक्ट करना सीखना पड़ेगा। तभी जो मॉडल नॉइज़ प्रिडिक्ट करेगा वो वाली नॉइज़ को हम जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन मॉडल में, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में नॉइज़ ऐड करी थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी इमेज जो है स्टेप बाय स्टेप डी नॉइज़ होती जाएगी, उसमें से नॉइज़ कम होती जाएगी। ठीक है, जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा नॉइज़, उसको क्या करना है? फॉरवर्ड डिफ्यूजन मॉडल, फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस वाली नॉइज़ से माइनस करेंगे तो हमारी इमेज डी नॉइज़ होती जाएगी। ये वाले प्रोसेस को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी के लिए आपको कितना अंडरस्टैंड करना है कि हम रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस में मॉडल को ट्रेनिंग देंगे, वो मॉडल क्या करेगा? नॉइज़ प्रिडिक्ट करेगा। तो देखते हैं। तो की आइडिया क्या है? मॉडल ने प्रिडिक्ट करनी है नॉइज़। अब कैसे मॉडल प्रिडिक्ट करना सीखेगा नॉइज़? तो दोबारा हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। यहाँ पे ना अगर आप देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये वाला तो है मीन, ये वाला है वेरिएंस। तो ये जो वेरिएंस की वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू है फिक्स्ड, मतलब कोई प्री डिफाइंड वैल्यू है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई वैल्यू है वो डिफाइन हो रखी है, हर बार हमें वही वैल्यू यूज़ करनी है, तो ये तो है फिक्स्ड। अब ये जो मीन है ना, इसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे। वो न्यूरल नेटवर्क क्या लर्न करेगा? मीन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना सीखेगा। ठीक है, मीन की वैल्यू प्रिडिक्ट करना हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सिखाएंगे मॉडल को। वेरिएंस की वैल्यू फिक्स्ड है, पेपर्स में डिफाइंड है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो लेटेस्ट ओपन एआई के डिफ्यूजन मॉडल के पेपर्स हैं ना, उसमें वेरिएंस की वैल्यू उन्होंने खुद से डिफाइन करी है, बट आज हम वो नहीं पढ़ रहे। आज हम जो इनिशियल पेपर से डिफ्यूजन मॉडल के वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसमें वेरिएंस की वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो सिर्फ बचा क्या? मीन बचा। तो मीन को हमने मॉडल को ट्रेनिंग देनी है, किसके लिए? मीन की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए। फिर जब मीन की वैल्यू प्रिडिक्ट हो जाएगी, वेरिएंस की वैल्यू फिक्स्ड है, इस मीन एंड वेरिएंस के वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम xt-1 प्रिडिक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो वो क्या होगी? xt-1 लेस नॉइजियर इमेज देन द करेंट इमेज। ओके, तो जब आप मॉडल को सिखा दोगे, जब मॉडल ने सीख लिया, सपोज करो आपका जो मॉडल है उसने नॉइज़ प्रिडिक्ट करना सीख लिया। ठीक है, नॉइज़ प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया वो क्या सीखेगा? मीन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना सीखेगा। वेरिएंस की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर चलेगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस मीन वैल्यू जो कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है और जो फिक्स्ड वेरिएंस की वैल्यू है उसके बेसिस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मॉडल ने जब काम सीख लिया, फिर हम क्या करेंगे?
जो नॉइज़ फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो नॉइज़ थी हमने ऐड करी थी, उसमें से माइनस करेंगे ये प्रिडिक्टेड नॉइज़। ठीक है, फॉरवर्ड डिफ्यूजन की जो नॉइज़ थी उसमें से प्रिडिक्टेड वाली नॉइज़ को माइनस करेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो। अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्लोज होंगी, जो नॉइज़ मॉडल ने प्रिडिक्ट की है एंड जो नॉइज़ फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस में यूज़ हो रखी है, अगर वो वैल्यूज़ क्लोज होंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो नॉइज़ रिमूवल वाला काम है वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। मॉडल जब ट्रेन हो गया, जब लॉस कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये एप्सिलॉन जो है ये क्या है यहाँ पे? ये है हमारा ट्रू नॉइज़। ट्रू नॉइज़ मतलब जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन में यूज़ हो रखी थी। ठीक है, ये वाली नॉइज़ हमारी फॉरवर्ड डिफ्यूजन वाला फॉर्मूला याद है आपको, उसमें यूज़ हो रखी थी। एंड ये जो है ये वाली नॉइज़ हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। ये मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है ये वाली नॉइज़। ठीक है, फिर हम उसका मीन स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करके मीन स्क्वायर एरर उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा लॉस की वैल्यू। तो ये होता है रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस। ऐसे ही वो क्या करता रहेगा, हमारी नॉइज़ मॉडल नॉइज़ प्रिडिक्ट करता रहेगा, उसको हम ट्रू नॉइज़ में से माइनस करते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा लॉस कितना है। एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, वो जो नॉइज़ है वो हटती जाएगी, है ना। एंड फाइनली आपको ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी। ये वाली जो ओरिजिनल इमेज थी, ये वाली इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आपका मॉडल एक बार ट्रेन हो गया इस काम के लिए, आप मॉडल को यूज़ कर सकते हो इमेजेस जनरेट करने के लिए, डेटा जनरेट करने के लिए। तो गाइज़ ये होता है डिफ्यूजन मॉडल्स का कॉन्सेप्ट। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। एंड गाइज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।